अब वो नहीं बचेगा। उसका चेहरा उस आतंकवादी से मिलता है जिसे किसी ने नहीं देखा। दोस्तों, आज मैं आपसे बेहद गंभीर मुद्दे पर बात करने आया हूं। मैं बात करने आया हूं इस्लामोफोबिया की, उस घृणा और नफरत की जिसमें आपका नाम ही आपको गुनाहगार ठहरा देता है। बात करने आया हूं बेगुनाह कैदियों की, ऐसे लोगों की जिन पर आतंकवादी का फर्जी ठप्पा लगाकर उन्हें सालों साल जेल में सड़ा दिया गया। जब तक अदालत ने उन्हें निर्दोष माना, बरी किया, तब तक वे अपना लगभग पूरा जीवन खो चुके थे। उनके परिवार तबाह और बर्बाद हो चुके थे। मैं आज ये बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक बार फिर मुसलमानों की विच हंटिंग शुरू हो गई है। मीडिया ने सूत्रों के हवाले से ऐसी थ्रिल और सस्पेंस की कहानियां गढ़ दी हैं कि पुलिस को भी एडवाइजरी जारी करनी पड़ती है कि जरा संभल कर। व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के नाम पर इस समय हर मुस्लिम डॉक्टर, हर कश्मीरी हिंदुत्ववादी और गोदी मीडिया के निशाने पर है। एक पूरी यूनिवर्सिटी को बदनाम कर दिया गया है। नमस्कार, सलाम, बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आमतौर पर यही कहा जाता है। लेकिन अगर आतंकवादी घटना में किसी मुसलमान का नाम आता है तो फिर इस आदर्श वाक्य को भुला दिया जाता है और पूरे समुदाय को ही टारगेट किया जाने लगता है। किसी सामान्य अपराध तक में नाम आने या शक होने पर भी उसके घर की तरफ बुलडोजर दौड़ पड़ता है। लेकिन ऐसा हिंदुओं के बारे में नहीं है। आपको मालूम है कि मालेगांव ब्लास्ट के बाद जब भगवा आतंकवाद का नाम लिया गया तो पूरे देश में कैसा बावेला मचा, और भाजपाई और मीडिया जो दिन रात हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, उनका ऐसा खून खौला कि उन्होंने इसे हिंदुओं की अस्मिता का सवाल बना दिया। हमारी इसी सियासत की वजह से कोई भी वारदात होने पर पूरा मुस्लिम समुदाय ही डर और आशंका में घिर जाता है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद भी यही हुआ। मीडिया ने पुलिस, वकील और जज सबकी भूमिका अपना ली। बिना किसी सरकारी वर्जन और सबूत के सूत्रों के हवाले से ऐसी ऐसी कहानियां सुनाई कि सुनने वाले के होश उड़ जाएं। अगर किसी को पुलिस या जांच एजेंसियों ने सिर्फ पूछताछ के लिए भी बुलाया तो उसे आतंकवादी मानकर उसके घर खानदान की डिटेल आपके सामने रख दी। वो तो भला हो एनआईए का कि उसने इस मामले में 3 डॉक्टर समेत 4 लोगों को रिहा कर दिया। रिहा किए गए लोगों में डॉक्टर रेहान, डॉक्टर मोहम्मद, डॉक्टर मुस्तकीम और फर्टिलाइजर व्यापारी दिनेश सिंगला हैं। इन लोगों को हाल में ही नूह से गिरफ्तार किया गया था। और मान लीजिए अगर इन्हें शक के आधार पर गिरफ्तार कर भी लिया जाता तो हमारा मीडिया और सांप्रदायिक नेता इन्हें अदालत से पहले ही सजा सुना देते। ऐसे एक दो नहीं, सैकड़ों उदाहरण हैं जब हमारी अदालतों ने 10, 15 या 20 साल बाद आतंकवाद के आरोपों से लोगों को बरी किया। आज मैं आपके सामने ऐसे ही कुछ उदाहरण रख रहा हूं। अभी 19 नवंबर 2025 की खबर है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1996 में गाजियाबाद के मोदी नगर में एक बस में हुए बम ब्लास्ट मामले में एक दोषी को बरी किया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह आरोप साबित करने में विफल रहा कि अपीलकर्ता ने सह अभियुक्त के साथ मिलकर बस में बम ब्लास्ट करने की साजिश रची। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज दोष सिद्धि के निष्कर्ष और अपीलकर्ता को दी गई सजा को रद्द कर दिया। यह आदेश जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की डबल बेंच ने दिया। हालांकि कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की कि हम इस मामले में भारी मन से बरी होने का आदेश दे रहे हैं, क्योंकि इस तरह का मामला समाज की अंतरात्मा को झकझोर देता है। क्योंकि 18 निर्दोष लोगों की आतंकवादी साजिश में जान गई। लेकिन यह भारी मन सिर्फ आरोपी पर ही सवाल नहीं उठाता, बल्कि उस पुलिस और जांच एजेंसी पर भी सवाल उठाता है जो 29 साल बाद भी पुख्ता सबूत पेश नहीं कर सकी। यहाँ यह भी ध्यान देने वाली बात है कि यह भारी मन मालेगांव ब्लास्ट में सभी आरोपियों को रिहा करते हुए, बरी करते हुए नहीं दिखाई दिया। आपको मालूम है कि 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में हुए ब्लास्ट में 7 लोगों की मौत हो गई थी और 93 लोग घायल हुए थे। 31 जुलाई 2025 में मुंबई की विशेष एनआईए अदालत ने इस मामले में अभियुक्त रही बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी 7 लोगों को बरी कर दिया। विशेष अदालत के न्यायाधीश ए के लाहौटी ने सभी अभियुक्तों को निर्दोष करार देते हुए कहा कि यह एक अत्यंत गंभीर मामला है जिसमें आम नागरिकों की जान गई, लेकिन अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने के लिए निर्णायक सबूत पेश नहीं कर पाया और केवल शक के आधार पर आरोप सिद्ध नहीं किए जा सकते। यह ब्लास्ट किसने करवाया? 17 साल बाद भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। बरी होने के बाद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि इस केस ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी।
लेकिन क्या वाकई में ऐसा हुआ? प्रज्ञा ठाकुर को बहुसंख्यक समाज ने आतंकवादी की तरह कभी नहीं देखा, बल्कि हिंदुत्ववादियों ने उनको एक हीरो की तरह महिमा मंडन किया। वे बरी होने से पहले ही राजनीति में आ गई, भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर सांसद बन गई और आज भी उन्हें हिंदू धर्म के रक्षक के तौर पर पेश किया जाता है। उनको बरी किए जाने के फैसले के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि आतंकवाद भगवा न कभी था, न है, न कभी रहेगा। ऐसी सुविधा या पार्टी और मुख्यमंत्री का समर्थन किसी मुस्लिम आरोपी को मिला है? नहीं। बात करते हैं मुंबई सीरियल ब्लास्ट की। इसी साल जुलाई में ही 2006 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट का भी फैसला आया। केस के 19 साल बाद और ट्रायल कोर्ट के फैसले के 10 साल बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी 12 दोषियों को बरी कर दिया। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेन में कई बोगियों में धमाके हुए थे। इस मामले में 2015 में एक विशेष अदालत ने 5 अभियुक्तों को फांसी और 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को पलट दिया, लेकिन इन लोगों के माथे से आतंकवादी का ठप्पा छूटेगा? शायद नहीं, कभी नहीं। इनमें से एक अभियुक्त कमाल अंसारी की तो 2021 में मौत भी हो गई, यानी वह आतंकवादी का ठप्पा अपने माथे पर लिए दुनिया से चले गए। एक मामला है गुजरात का 2001 का, जिसमें एक बड़ी संख्या में आतंकवाद के आरोप में 127 भारतीय मुसलमानों को पकड़ा गया, जिन्हें 19 साल बाद 2021 में बरी किया गया। इन लोगों को गुजरात में मुस्लिम शिक्षा पर एक सेमिनार में भाग लेने के दौरान यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था और उन पर प्रतिबंधित संगठन सिमी से संबंध रखने का आरोप लगाया गया था। यह सेमिनार अखिल भारतीय अल्पसंख्यक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित किया गया था। सूरत की एक अदालत ने 2021 में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। लंबी सुनवाई के दौरान इनमें से 5 की मौत हो गई, लेकिन जो लोग जिंदा थे उनकी मुश्किलें बरी होने के बाद भी खत्म नहीं हुई। उनके परिवार तबाह थे, कुछ पीड़ितों ने अपनी सरकारी नौकरी खो दी, कुछ को सालों तक काम नहीं मिला। 2015 में कर्नाटक हुबली का केस है, जिसमें प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने 2008 के एक मामले में आतंकवादी संगठनों से संबंध रखने और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में सभी 17 लोगों को बरी कर दिया। एक मामला है नांदेड़ का मामला। 2025 में ही 2006 के नांदेड़ ब्लास्ट केस के 9 आरोपियों को बरी कर दिया गया। 2006 में महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक घर में विस्फोट हुआ था, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी। जांच में यह संदेह सामने आया कि हिंदू संगठनों से जुड़े कुछ लोग बम बना रहे थे और उसी समय विस्फोट हो गया। चार्जशीट में दावा किया गया था कि उनके पास से साहित्य, डायरी, नोट्स और कुछ संदेश मिले थे, जिसे आधार बनाकर कहा गया कि वे आतंकवादी गतिविधियों की तैयारी कर रहे थे। लेकिन नांदेड़ कोर्ट के जज सीवी मराठे ने क्या कहा? उन्होंने कहा अपने फैसले में कि सिर्फ किसी संगठन से जुड़ा साहित्य, डायरी या कुछ दस्तावेज मिल जाने भर से यह साबित नहीं होता कि आरोपी किसी साजिश का हिस्सा थे या किसी आतंकी संगठन की मदद कर रहे थे। लेकिन ऐसी सुविधा और ऐसा फैसला सबको नहीं मिलता। और अंत में एक और केस बता दूं, मोहम्मद आमिर का, पुरानी दिल्ली के उस नौजवान का जिसे अपनी बेगुनाही साबित करने में 14 साल तक संघर्ष करना पड़ा। सन 1998 में उसका अपहरण करके उसे बुरी तरह प्रताड़ित किया गया। उन पर राज्य के खिलाफ अपराध करने की साजिश और बम धमाकों के 19 मामले दर्ज किए गए। अब वे जेल से बाहर हैं, लेकिन जब वे जेल से बाहर आए तब तक बाहर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। उनके अब्बा गुजर चुके थे, माँ को दिमाग की नस फटने के बाद लकवा मार गया था। आमिर के पास ना कोई काम था, ना आर्थिक सुरक्षा, लेकिन इस सब के बावजूद वह आज भी भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ भारतीय संविधान व लोकतंत्र को मजबूत करने के संघर्ष में शामिल हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ आतंकवाद के ऐसे मामले आपके सामने पेश किए जिसमें हिंदू या मुसलमान दोनों ही आरोपी रहे, लेकिन हिंदू आरोपियों को ना वैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा जो मुसलमान आरोपी ने किया, ना उनके लिए कोई घृणा और नफरत या डर किसी समुदाय में रहा जैसे मुसलमान आरोपी होने से होता है। मैं तो मॉब लिंचिंग को भी आतंकवादी घटना ही मानता हूं, लेकिन आपने देखा कि किस तरह मॉब लिंचरों को धर्म रक्षक या गौर रक्षक के तौर पर महिमा मंडित किया जाता है। अभी आपने खबर देखी होगी कि किस तरह 2015 के दादरी के अखलाक मॉब लिंचिंग कांड में यूपी की योगी सरकार सभी आरोपियों से केस वापस लेने जा रही है। इसी तरह आपने गुजरात की बिल्किस बानो केस, जिसमें बिल्किस के बलात्कारियों और पूरे परिवार के हत्यारों जिन पर दोष सिद्ध हो चुका है, उनकी वक्त से पहले रिहाई और उनका फूल मालाओं से स्वागत करते देखा होगा। वो तो मामले ने तूल पकड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और उन्हें दोबारा जेल भेजने का आदेश दिया। तो कुल मिलाकर आप एक ही तरह के मामलों में हमारी सरकारों, हमारे पुलिस प्रशासन और समाज का दोहरा रवैया देखते हैं।
हिंदू दोषी होने पर सिर्फ एक व्यक्ति दोषी होता है, लेकिन मुसलमान आरोपी होने पर से पूरा मुस्लिम समुदाय दोषी ठहराया जाने लगता है। और आखिरी में आपको याद दिला दूं कि आज़ाद भारत का पहला आतंकवादी कौन था। वो आतंकवादी था नाथूराम गोडसे, जिसने महात्मा गांधी की हत्या की। लेकिन आज भी उसे हमारी सत्ता और हिंदुत्ववादियों द्वारा कैसा महिमामंडित किया जाता है और उसके कृत्य को जायज़ ठहराने की कोशिश की जाती है। तो दोस्तों, आतंकवाद बुरा है, चाहे इसका हो चाहे उसका, और उसकी बिना धर्म समुदाय देखे एक सुर में निंदा की जानी चाहिए। लेकिन इसकी आड़ में एक समुदाय विशेष को निशाने पर लेना, उसकी देशभक्ति पर संदेह करना, उसे देशद्रोही और गद्दार कहना किसी भी तरह सही नहीं है। जैसे आप नहीं चाहेंगे कि आपके परिवार या समुदाय से कि किसी एक व्यक्ति की वजह से आपके पूरे परिवार या समुदाय को बदनाम किया जाए, ऐसा ही ख्याल दूसरों के लिए भी रखिए। इस पर सोचिएगा ज़रूर। शुक्रिया।